कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे, कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। 125 सीसी सेगमेंट में कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका प्लान हो रहा है कि कौन सी बाइक मैं खरीदूं 125 सीसी में, लेकिन कंफ्यूजन ना उसमें बीच में आ जाते हैं बहुत सारे कि 125 सीसी में कौन सी गाड़ी खरीदूं। कोई आपको ब्लूटूथ दे रहा है, कोई आपको नेविगेशन दे रहा है, कोई आपको माइलेज दे रहा है, लेकिन वही आपको पता चलता है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए, किसमें आपको क्या मिलता है। दोस्तों तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाले इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आपके सामने होंडा की SP125 राइडर, टीवीएस की राइडर, होंडा की शाइन 125, अनफॉर्चुनेटली पल्सर 125, बजाज पल्सर 125 अवेलेबल नहीं हो पाई। तो मैं इन चारों गाड़ियों के बारे में दोस्तों आज बात करूंगा। और एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो में आप छोटे छोटे पैरामीटर्स को यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, ना मैं बात करूंगा कि किसका ग्राउंड क्लियरेंस 2 mm ज्यादा है, किसी का 5 mm कम है, 1 mm कम है, इसका फ्यूल टैंक का साइज कितना है, टायर क्रॉस सेक्शन कितना है। इन सब चीजों के बारे में कोई यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के बारे में कोई बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी जो गाड़ी के मेन पैरामीटर्स होते हैं जिन पर आप कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए अपना मन बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला बजट होता है कि आप बजट सेट करते हैं, तो क्या गाड़ी का क्या बजट है। फिर उसके बाद लुक्स की बात आती है कि गाड़ी के लुक्स क्या हैं, वो डिसाइड उससे देखकर डिसाइड करते हैं आपकी मुझे गाड़ी कौन सी लेनी है। उसके बाद दोस्तों आता है एर्गोनॉमिक्स होते हैं गाड़ी के, एर्गोनॉमिक्स और कंफर्टेबल गाड़ी कौन सी है वो आप देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है, गाड़ी का माइलेज क्या है, गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। सिर्फ ये 6-7 पॉइंट हैं, इन पर हम बात करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इनके प्राइस की। तो मैं एक शोरूम प्राइस आपको बताता हूँ। एक शोरूम प्राइस में होंडा की शाइन 125 83,600 रुपये के आपको पड़ती है एक शोरूम प्राइस। इसके साथ ही 90,800 रुपये के आसपास आपको पड़ती है SP125। और TVS की राइडर जो है ये पड़ती है आपको 1,04,000 रुपये की। इसके साथ ही अगर हम बात करें पल्सर 125 की तो वो आपको पड़ती है 95,000 के आसपास। तो ये चारों गाड़ियां के प्राइस मैंने आपको बताए। इसमें सबसे कम प्राइस जो आपको मिलता है वो मिलता है शाइन 125 का। वो इस वजह से आप कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलती है और डिजिटल मीटर इसमें नहीं मिलता है। ये दो चीज़ें आपको नहीं मिलती है और इसकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग है, मैच्योर कैटेगरी के लिए है। इसमें कोई स्पोर्टी लुक कहीं से भी नहीं मिलता है, तो इसका प्राइस जो है वो सबसे कम है। मैंने इसको एक्चुअली वीडियो में इसलिए रखा है क्योंकि 125 सीसी में लोग जब गाड़ियां देखते हैं तो इसको भी देखा जाता है, उसके बाद फिर SP125 और राइडर इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो कैटेगरी में ये आती है इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पर। इसके साथ ही इससे ऊपर जो प्राइस जाता है SP125 का और सबसे ज़्यादा प्राइस आपको मिलता है राइडर का। तो दोस्तों अब इसमें इतने प्राइस में कौन आपको क्या दे रहा है और कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगी, अब हम आगे इन सब चीजों पे बात करेंगे। दोस्तों प्राइस में अगर बात करें तो जैसे कि इसका 83 के आसपास, इसका 90 के आसपास और पल्सर 95 के आसपास ये गाड़ी आपको 1,04,000 रुपए के आसपास पड़ती है। ओवर प्राइस्ड गाड़ी है दोस्तों। अगर 125 सीसी में बात करें क्यों है ओवर प्राइस, क्या इसके अंदर ऐसी क्या खासियत मिलती है, तो नो डाउट इसमें जो फीचर्स हैं, जो एडवांसमेंट मीटर कंसोल में है वो और सभी गाड़ियों से बेहतर है। इवन वो जो हायर सेगमेंट्स हैं उनमें भी कभी कभी आपको नहीं मिलता है जो इसमें आपको मिलता है। लेकिन क्या 15,000 रुपए आपको इस चीज के देने चाहिए, तो अभी आप ये देखेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों अब आप सेट कर चुके हैं कि गाड़ी आपको बजट वाइज यानी आपके बजट में कौन सी गाड़ी फिट बैठ रही है, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आपने डिसाइड कर लिया है। अब
डिपेंड करता है कि आपको उस बजट में कौन से लुक वाली गाड़ी चाहिए, कौन सा लुक आपको पसंद आ रहा है। हालांकि जो लुक का मामला है थोड़ा पर्सनल हो जाता है, क्योंकि कोई लुक किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। मुझे जो पसंद है वो आपको पसंद ना हो, और जो आपकी पसंद है वो मुझे पसंद ना आए। तो एक एक करके मैं गाड़ी का लुक आपको दिखाता हूँ। जैसे शाइन 125, होंडा की शाइन 125, जो बहुत ही टाइम से चली आ रही है, 125 सीसी में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है हिंदुस्तान की। तो इसका आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक मैच्योर गाड़ी है। जो मैच्योर लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो यूथ होते हैं वो थोड़ा सा इसको पसंद कम करते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है SP 125 का, होंडा की SP 125, जो इस वक्त शाइन 125 से भी ज़्यादा बिकती है। इसका जो कस्टमर प्रोफाइल है वो आप कह सकते हैं कि मैच्योर के साथ साथ यूथ भी इसको पसंद करते हैं। मैच्योर भी पसंद करते हैं और यूथ ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। लुक में कैसी लग रही है गाड़ी आपको? अभी तीनों गाड़ियाँ खड़ी है, तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी और लंबी गाड़ी आपको शायद SP 125 ही लग रही होगी। तो इसके बाद नंबर आता है TVS की रेडर का। ये नो डाउट एक स्पोर्टी, एक फंकी स्टाइल वाली गाड़ी है और यूथ इसको बहुत ज़्यादा इस वक्त पसंद कर रहे हैं, और गाड़ी खूब अच्छे से सड़कों पे देखी जा सकती है, और इसके जो फीचर्स हैं वो यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों पल्सर 125 एक मस्कुलर गाड़ी है, जिसे चाहे यूथ हो चाहे मैच्योर लोग हों, सभी लोग उसको पसंद करते हैं, और एक अपने आप में एक नाम बन चुका है पल्सर का कि नई गाड़ी लेनी है तो पल्सर ही लेनी है। ऐसे ही अभी जो रेडर का है मामला, रेडर का मामला ये चल रहा है कि अगर किसी का बेटा अगर बालिग हुआ है अभी और उसको गाड़ी दिलानी है तो जाहिर है उसे गाड़ी स्पोर्टी चाहिए, और स्पोर्टी में चूँकि हम बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ी उसको नहीं दिला सकते, अभी 150, 250, 200 सीसी नहीं दिला सकते, तो हम 125 में सबसे बेहतर जो है स्पोर्टी लुक में गाड़ी मिलती है इस वक्त, वो आपको मिलती है रेडर, इसलिए ये गाड़ी इस वक्त ज़्यादा बिकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स और कंफर्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं गाड़ियों पे तीनों पे बैठ के दिखाता हूँ आपको कि सीट हाइट कितनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला है कि अगर आप गाड़ी की हाइट सही नहीं है, आपकी हाइट कम है, गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, तो आपको गाड़ी बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कभी भीड़ भाड़ में या जाम में जब फंस जाते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है, या कोई सवारी पीछे बैठी हुई है और आपकी हाइट कम है, गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, तो आपको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैं अब तीनों गाड़ियों पे आपको अलग अलग बैठ के दिखा रहा हूँ। मेरी हाइट है 5.5 फीट। मेरी साइड 5.5 फीट के हिसाब से आप पैर आप मेरा देखिए कि पैर मेरा कहाँ पे टिका हुआ है। ज़मीन पे आप देखेंगे तो मेरा पंजा जो है ज़मीन पे टच हो रहा है पूरा, और जो पीछे एड़ी है, एड़ी जो है ये ऊपर उठी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से आप कहाँ इस पर आ पाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ रेडर। इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट देखिए पूरा मेरा पैर, मैं एड़ी पे भी टच हो सकता हूँ, एड़ी से भी, और मेरा जो पंजा है पूरा आगे से उठ गया, पूरा फुल पैर मेरा इसमें टच हो रहा है। तो सीधा सीधा मैसेज है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपको रेडर ही प्रेफर करनी चाहिए। मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपकी हाइट 5.25 है या उससे नीचे है तो आपको रेडर ही प्रेफर करनी चाहिए। और अब मैं आ गया हूँ SP 125। तो SP 125 में भी, इसमें भी इसकी हाइट जो है शाइन 125 के मुकाबले कम है। आप ये देख सकते हैं मेरी जो एड़ी है वो ज़मीन से टच हो चुकी है, पूरा पैर मेरा ज़मीन से टच है। तो इसकी हाइट भी एकदम से सही है, 5.5 मेरे हिसाब से सही है। अगर आपकी हाइट मेरे से कम है तब भी आप इस पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं और गाड़ी को चला सकते हैं। मैंने जो तीनों गाड़ियों पे बैठ के फील किया, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। उसकी हाइट मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसकी हाइट एकदम फिट है, और इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम थी। रियली जो मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि इसमें अभी इसकी हाइट थोड़ी सी है और बढ़ा सकते थे, क्योंकि इसमें अगर रेडर में अगर कोई जिसकी हाइट ज़्यादा है, 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 8 इंच है, तो उसको दिक्कत होने वाली है। और मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे की हाइट है 5 फीट 8 इंच, नहीं सॉरी 5 फीट 10 इंच हाइट है
मेरे बेटे की 5 फीट 10 इंच हाइट है और मैं बैठ के दिखाता हूँ उस पर कि वो उनको कैसे ये लगती है। तो गाड़ी जैसा कि उन्होंने अभी चलाई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो पैर है ना वो ऊपर की तरफ आते हैं और पीछे होके इस पर बैठना पड़ता है उनको। ये देखिए आप, घुटने भी यहाँ पर मुड़े हुए हैं और जब गाड़ी चलाते हैं तो पैर ऊपर जब करते हैं तो पीछे होके बैठना पड़ता है इस तरह से देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी गाड़ी को चूज़ करने में। तो आप शोरूम जाइए, गाड़ी देखिए, उस पर बैठ के देखिए कौन सी आपको ज़्यादा सूट करती है, उसी हिसाब से आप गाड़ी डिसाइड कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सीट लेंथ की कि आप जब बैठेंगे उसके साथ एक बंदा और आपके बैठा कितना स्पेस इसमें बचा रह जाता है। तो जैसे कि मैंने शाइन 125 पे एक बंदा बैठा रखा है, इसके साथ ही मैं दूसरा बंदा बैठाऊंगा और मैं फिर आपको दिखाता हूँ सीट पे कितनी जगह बाकी रह जाती है। कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाओ जैसे बैठते हैं। ये देखिए बिल्कुल 2 बंदों के हिसाब से है और यहाँ पर ये कोई ऐसी स्पेस यहाँ पर नहीं बच रही है, ठीक है। सीट में सिर्फ 2 उंगल का गैप बच रहा है। ये कंफर्टेबल तरीके से बिल्कुल बैठे हैं तब। दोस्तों अब ये चीज़ देखते हैं हम राइडर पे क्या रहता है। इसमें 2 बंदे बैठने के बाद कंफर्टेबली इसमें भी करीब करीब इतना ही स्पेस इसमें बचा हुआ है, 2 उंगली का। अब देखते हैं होंडा की SP125 पे। कंफर्टेबली बैठे हो ना, ये देखो यहाँ पर कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और यहाँ पर करीब 3 से 4 अंगुल जगह बची हुई है। यानी ये बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, ये प्रूफ्ड है बिल्कुल कि इन तीनों गाड़ियों में सबसे लंबी सीट SP125 में आपको मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी में वाइब्रेशंस की कि किस गाड़ी में कितने वाइब्रेशंस हैं। तो आइडियल स्पीड में अगर बात करें, मैंने तीनों ही गाड़ियों को अच्छे से चलाया है और फील किया है कि सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो आपको मिलते हैं TVS की राइडर में। और शाइन 125 और SP125 कमोबेश लगभग बराबर ही है और बहुत कम वाइब्रेशन इसमें आपको फील होंगे, बिल्कुल वाइब्रेशन आपको इसमें फील नहीं होंगे। इंजन रिफाइनमेंट होंडा की गाड़ियों में आपको अच्छा मिलेगा, इस गाड़ी में आपको उतना अच्छा रिफाइनमेंट नहीं मिलता है। इंजन वाइब्रेशन इसमें आपको ज़्यादा फील होंगे। एक चीज़ और मैं इसमें दिखा देता हूँ जो मैंने अभी फील की इसमें, इसका स्पीडोमीटर आप देखेंगे। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट में। अभी देखिए 0 है स्पीड, जो 0 किलोमीटर/आवर की स्पीड दिखा रहा है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, गाड़ी की स्पीड हो गई 3 और ये देखिए 4 भी पहुँच गई, 6 भी पहुँच गई, 7 भी पहुँच गई। 7 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पहुँच जा रही है, जबकि गाड़ी स्टिल है, गाड़ी मेरी चल नहीं रही है, स्टैंड पे खड़ी हुई है। तो एक ये भी चीज़ है। तो दोस्तों अभी ये वाइब्रेशंस की बात थी। अब हम आगे बात करेंगे इसके और पैरामीटर्स की जो हमने चूज़ किए हैं किसी भी गाड़ी को डिसाइड करने में कि वो आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों तीनों का मीटर कंसोल दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और कंपेयर कर देता हूँ। गाड़ी का वेट, गाड़ी किस गाड़ी में कितना वेट है और कितना माइलेज इसमें आपको मिलता है। तो दोस्तों इन चारों गाड़ियों में जो सबसे कम वेट है वो शाइन 125 का 115 kg 115 kg, SP125 का आपको मिलता है 116 kg। इसके बाद राइडर TVS राइडर का वेट आपको मिलता है 123 kg। और इस सेगमेंट की सबसे वजनी गाड़ी, सबसे भारी गाड़ी वो है पल्सर 125 जिसका वेट आपको मिलता है 142 kg। दोस्तों जब वेट की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं साथ ही साथ इसके माइलेज की। तो सबसे बेहतर जो माइलेज आपको मिलता है वो मिलता है SP125 का, जो कि लगभग 65 किलोमीटर/लीटर का ये बताया गया है और टेस्ट भी किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें शाइन 125 का तो इसका माइलेज आता है लगभग 55 के आसपास और 60 के आसपास एवरेज आता है राइडर का। पल्सर 125 का एवरेज सबसे कम आता है माइलेज उसका, वो आता है 55 के आसपास, 50-55 के आसपास उसका माइलेज आता है। तो दोस्तों ये रीज़न हो सकता है पल्सर में, एक तो उसका वेट सबसे ज़्यादा है, दूसरा इसका जो पिस्टन का साइज़ है, पिस्टन का जो बोर है, डाया है वो बड़ा है और गाड़ियों के मुकाबले उसका स्ट्रोक कम है और पिस्टन का वॉल्यूम
पिस्टन का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है या पिस्टन का साइज है वो ज़्यादा है। तो ये कुछ मैंने माइलेज भी आपको बताए, वेट भी आपको बताए, किसका क्या वेट है और कितना इसका माइलेज मिलता है। तो दोस्तों ये भी आप जब भी कोई 125 सीसी गाड़ी परचेज करें तो इन चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, कि दोनों गाड़ियों के मीटर कंसोल किस तरह के हैं। तो मैं एक एक करके आपको मीटर कंसोल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं दिखाता हूँ SP 125 का फुल डिजिटल। इसमें फुल डिजिटल मीटर आपको इसमें मिलता है। इसमें बेसिक सारे मिलते हैं। ये साइड से इंडिकेटर, न्यूट्रल, ये आपका MIL लैंप, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ पर आपको स्पीड आपको मिल जाती है, ट्रिप A ट्रिप B टाइम मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, एवरेज माइलेज, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राइडर में। तो राइडर में आपको सबसे एडवांस मीटर कंसोल मिलता है, जो अभी लेटेस्ट वाली जो गाड़ियां हैं उनमें चेंज हो चुका है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा और चेंज किया गया है, थोड़ा सा बड़ा भी किया गया है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो आपको जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, आपका आसपास कोई फ्यूल पंप है, स्टेशन है और नेट कनेक्ट है आपका, तो आपका अगर मोबाइल कनेक्टिव तो वो भी चीज़ मिलेंगी। यानी कनेक्टिविटी वाले जो फीचर्स हैं सबसे ज़्यादा इसमें आपको मिलते हैं। जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसमें आपको मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, इसमें आपको ऑडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B सभी चीज़ें मिलती हैं, और कितना गाड़ी आपकी माइलेज दे रही है, यानी सबसे ज़्यादा भर भर के इसमें आपको फीचर मिलते हैं। इसी बात का इसमें आपको 10 से 15 हज़ार रुपये आपसे ज़्यादा भी लिया जाता है। इसके साथ ही अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा फाइबर मिल जाता है। इसके अंदर क्या है, मेटल है, फाइबर है, ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक आपको मेटल मिल जाता है, यहाँ पर ये पूरा फाइबर है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पर ये आपको USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों हेडलैम्प की अगर बात करें तो रेडर में आपको यहाँ LED DRS मिल जाते हैं, और ये LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम यहाँ पर आपको मिल जाता है, और ये हेलोजन इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। वही SP 125 में भी आपको DRL मिल जाता है, और यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिल जाती है, साथ ही हेलोजन विंकर आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको राइडर में मिलते हैं। लुक का फ़र्क है दोनों में, दोनों ही गाड़ियों का लुक जो आपको पसंद आए। इसके साथ ही अगर टायर सेक्शन की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आपको 80/100 18 इंच का टायर मिलता है, और इसमें भी आपको 80/100 का टायर सेक्शन इसमें आपको मिल जाता है। और शाइन 125 इसमें भी आपको 80/100 का फ्रंट टायर आपको मिल जाता है। साथ ही तीनों ही वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन इसमें टॉप मॉडल्स में आपको। दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लगभग चारों ही गाड़ियों में आपको जो पावर और टॉर्क मिलता है वो लगभग बराबर मिलता है। 11 हॉर्स पावर के आसपास सभी गाड़ियों की आपको पावर मिलती है। कोई आपका इनिशियली अच्छा परफॉर्म करती है तो कोई आपका हाई एंड में जाके अच्छा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों ये है इन सब की गाड़ियों का जो पैरामीटर्स थे वो सारे मैंने डिस्कस किए। अब बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन लेने से पहले मैं चीज़ों को ध्यान में रखूँगा कि गाड़ी की प्राइस में और मेंटेनेंस, गाड़ी का जो प्राइस है उसको ध्यान में रखूँगा, और गाड़ी का बाद का मेंटेनेंस यानी माइलेज, ये मैं ध्यान में रखूँगा। तो मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे इन चारों गाड़ियों में सबसे बेहतर जो लगी गाड़ी चलाने के बाद वो लगी SP 125। मैं SP 125 को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने जब हाई स्पीड में भी इसको चलाया तो जो स्टेबिलिटी मुझे इसमें मिली, जो रिफाइनमेंट मुझे SP 125 में मिला वो मुझे किसी भी गाड़ी में नहीं मिला। और अगर कुछ फीचर्स को अगर छोड़ दिया जाए, हालांकि 10 से 15 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस है कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना कॉस्ट के डिफरेंस को अगर छोड़ दिया जाए, मैं उस कॉस्ट को भी अगर ध्यान में रखता हूँ तो मुझे सबसे बेहतर जो गाड़ी लगी वो SP 125 लगी, क्योंकि इसमें मुझे मेरा पैसा कम जाता है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, वाइब्रेशंस नहीं है, रिफाइनमेंट इंजन का अच्छा है, माइलेज मुझे इसमें ज़्यादा मिलता है, और लुक वाइज भी गाड़ी मुझे बेहतर लगती है। हालांकि कुछ ऐसे फीचर्स नहीं मिलते इसमें, जैसे चार्जिंग, नेविगेशन, ब्लूटूथ, ऐसे फीचर्स नहीं मिलते जिसकी शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए मेरी जो चॉइस है वो है SP 125। दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी या आप कौन सी गाड़ी परचेज करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए,
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।